अब आपको बताएं कि जंग में रेस्क्यू 1112 की जानिब से रजाकारों के लिए तरबियती वर्कशॉप जारी है। इसी तरह मेडिकल इमरजेंसी के हवाले से आप देखें कि अगर आपने फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर, वाइटल चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि वाइटल क्या है। एक आपने सांस चेक करना है, एक आपने रेस्पिरेशन, उसकी जो है खून की रफ्तार या ब्लड प्रेशर चेक करना है। दूसरा उसकी आपने आँख की रिफ्लेक्स चेक करनी है कि क्या दिमाग उसका ज़िंदा है या नहीं है। सांस ले रहा है और हार्ट बीट नहीं है तो क्या करना है। अगर सांस भी बंद है, हार्ट बीट भी बंद है तो हम CPR करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जाती है। तो CPR भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, 1 to 2% CPR जो है वो सक्सेसफुल भी नहीं होती। लेकिन आप ये देखें कि अगर हमने एक बंदे को भी, हज़ारों में से अगर एक बंदे को भी रिकवर कर लिया है CPR से, हमें आती है अगर CPR, तो हमने मकसद हासिल कर लिया। हमने अगर 1 लाख से ज़्यादा इमरजेंसी हम डील कर चुके हैं। शायद हमारी 5 या 7 या 10 होंगी इमरजेंसीज जिसमें बंदा हम सरवाइव कर सका CPR के बाद, वो गिनती के बंदे होंगे। लेकिन वो प्रोसीजर अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक भी इंसान को आपने जान बचाई, गोया आपने इंसानियत की जान बचाई। तो एक तो आपके अंदर ये हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़रूरी है। एक रेस्क्यूअर के अंदर हमदर्दी का जज्बा ज़रूरी है कि वो चीज़ को ये महसूस करे कि हाँ, ये अगर मेरे घर में, ये मेरे फैमिली मेम्बर के साथ अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा। इनको गाहे बगाहे मैं अपने स्टाफ को भी समझाता हूँ कि छोटी छोटी मजबूरियाँ, बाज़ का छोटा छोटा मसला होता है, दूसरे को वो इतना नहीं बड़ा नहीं लग रहा होता। परसों मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने कहा जी बच्चे ने अपने आप को बंद कर लिया, 2 साल का बच्चा अंदर से लॉक कर लिया उसने। अब देखिए उसकी फैमिली तो डिस्टर्ब है, बच्चा रो रहा है, लेकिन अगर आप हंस पड़ते क्या है बच्चा है, तो ये गलत है, क्योंकि आपने तो उस फैमिली की हेल्प करनी है, उसकी तकलीफ दूर करनी है। इसी तरह आग है, आग को देखें कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आग को हमने कंट्रोल कैसे करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करनी है, हमने क्या करना है, वो सारे मैकेनिज़्म आपको सारे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स आपके जो है वो आपको लेक्चर देंगे। तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ रेस्क्यू का, ताकि आपको आइडिया हो, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता हो। और जो गाड़ियों में जाएंगे आपको पता है कि हम आपको एज ए स्टाफ भी यूज़ करते हैं। हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, गाड़ियाँ हमारे पास ज़्यादा हैं, स्टाफ हमारे पास थोड़ा है, तो हम आपको प्रैक्टिकली गाड़ियों में सारों की ड्यूटियाँ लगेंगी, लेकिन हम आपको अकेले ड्यूटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ अभी फौरी तौर पे आपके हवाले कर दिया जाए। एक रेस्क्यू का लड़का होगा साथ और एक आप होंगे। एक तो आप देखेंगे कि जब ये इमरजेंसी में पहुंचे तो इन्होंने क्या किया और उससे सीखेंगे, और दूसरा आप साथ साथ रेस्क्यू डिपार्टमेंट की हेल्प भी कर रहे होंगे। अपनी भी आपकी लर्निंग होगी, आपकी भी ग्रूमिंग हो रही होगी, साथ साथ आप लोगों की खिदमत भी कर रहे होंगे और रेस्क्यू डिपार्टमेंट की हेल्प भी कर रहे होंगे कि कैसे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, BP लो हुआ फलां एक्सीडेंट में तो हमने क्या किया। ऐसा भी होता है जब हम जाते हैं तो लोग फंसे होते हैं, एक्सीडेंट होता है, यहाँ से टांगे नीचे फंसी होती है ड्राइवर की, हमें 2-2 डेढ़ घंटा लग जाता है एक्सीडेंट्स में उनको निकालते हुए। इस ऑपरेशन में क्या करना होता है, नर्स को कैसे स्ट्रांग रखना होता है, पब्लिक को कैसे कंट्रोल में रखना होता है, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि ये काम जो है ये है तो लंबा, लेकिन आपने तसल्ली देनी है। मुझे याद है कि एक ऑपरेशन में मैं गया था तो उसमें बाकायदा ड्राइवर हमारे पास आधा घंटा फंसा रहा है, क्योंकि ना सीट काटी जा रही थी इजीली, ना गाड़ी निकाली जा रही थी वहाँ से, लेकिन हमने उसको वहीं IV लाइन मेंटेन की, वहीं फ्लूइड दिए, वहीं उसको शुगर के इंजेक्शन लगाए, वहीं उसको पेन किलर दिए, और साथ उसकी फैमिली से उसकी बात भी करवाई टेलीफोन पे कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और परेशान ना हो, मेरी हेल्प कर रहे हैं लोग। और इस सूरत हाल में पब्लिक अक्सर हाइपर हो रही होती है कि इतनी देर हो गई है। और दूसरा ये आप अवेयरनेस देनी है कि गाड़ी इतनी दूर से गई, रेस्क्यू की एम्बुलेंस में और दूसरी एम्बुलेंस में फ़र्क आपको बड़ा पता होनी चाहिए। ये एक एम्बुलेंस है वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक एम्बुलेंस है जब वो पहुंची है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, गाड़ी के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में डाल के उसको गाड़ी भगा देते हैं कि हम फ़ौरन पहुँचें, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ी अगर रास्ते में मिल जाए तो उनको चाहिए कि उनके हैंड ओवर करें, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट नहीं शुरू करवानी, उन्होंने रास्ते में ही ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है।
تو یہ ہمیں پیٹرولنگ پولیس ہے، اکثر ہمارے سے حادثے میں وہ مریض لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں، وہ ہمارے حوالے کرتے ہیں مریض. شفٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی مریض کو شفٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں جو اسپائنل انجری ہے، جو بیک کی انجری ہے، وہ اتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے کہ تا حیات بندہ معذور ہو سکتا ہے. اگر اسپائنل انجری میں آپ کی پراپر شفٹنگ نہیں ہے کہ آپ نے مریض کو، حرام مغز آپ کے جو ہے نا گزر رہا ہوتا ہے، یہ حرام مغز ہے پیچھے، یہ ٹوٹل کنٹرول کر رہا ہے آپ کی موومنٹ کو، ہاتھوں کو، پیروں کو. اب گردن کی چوٹ لگی، آپ نے گردن مروڑ کے اس کو شفٹ کر دیا ہے، آپ تو ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جائیں گے اور یہ پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. حرام مغز اس کا ٹوٹ سکتا ہے وہاں سے. پراپر سروائیکل کالر، پراپر اموبلائزیشن کہ اس کو موو نہیں کرنی گردن، اور پراپر شفٹنگ بہت سارے لوگوں کو معذوری سے بچا سکتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو 3 دن آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ ٹوٹل اس طرح سے پوری تندہی سے ہر چیز سوال پوچھیں، دلچسپی لیں، کیونکہ یہ دیکھیں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ ایک بار سکھا دی گئی ہیں، ساری زندگی آپ کو یہ چیزیں نہیں سیکھنے کو ملتی. بہت بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، اور جب آپ زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں آپ کو پوچھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کیا وہ کیا کہیں گے. لیکن آپ اس ایج میں ہیں کہ آپ ہم سے سب کچھ پوچھیں. لرننگ کی وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ چاہے ایک سٹوپڈ کویسچن بھی پوچھتے ہیں، اس سے آپ لرن کرتے ہیں، کیونکہ استاد اس کو کلیریفائی نہیں کر رہا ہوتا، ساتھ باقی بھی کلیریفائی ہو رہے ہوتے ہیں. کہ غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ تو ایک کو ہوتی ہے، وہ جب ٹیچر کو بتاتا ہے تو وہ دوسرے بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھ ہی نہیں رہے ہوتے. تو ایک تو سوال پوچھنا جو ہے وہ اچھا گنا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے پارٹیسپیشن. اور جو نیا طریقہ ہے نا، اس میں ہم انٹریکشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر آیا وہ 40 منٹ پڑھاتا گیا، کچھ سوتے رہے کچھ جاگتے رہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں، پریکٹیکل ایکسرسائزز ہوں، اور آپ ہمارے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں لرن کریں. ٹھیک ہے جی؟ کسی کا کوئی کویسچن ہے، کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے؟ جی میڈم، ہاں وہ ادھر جا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ تھوڑا اسپیچ کر دیں، تھوڑا سا. کل سے لے کے آج تک آپ لوگوں نے سیکھا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. اس میں FBAO آپ نے سیکھا ہے کہ کسی کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے. انفینٹ کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے. انفینٹ کس کو کہیں گے؟ کس ایج کے بچے کو انفینٹ کہیں گے؟ پیدائش سے لے کے 1 سال کا بچہ انفینٹ کہلائے گا. اس کا ایئر وے بلاک ہو چکا ہے، اس کی سانس کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کیا کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے تو سائن اور سمٹم دیکھنی چاہیے نا. اس کا سانس، ناک جو ہے وہ سانس لے گا، مطلب یہ پنچ ہوگا. اس کے جو کلر ہے اسکن کا وہ ریڈ ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے وینس جو ہے وہ پھول جائے گی. اس کو پھر کیسے نکالنا ہے؟ پریکٹیکل آپ نے کیا تھا نا کل. چلے کوئی پریکٹیکل آ کے دکھائے کہ بیبی کے انفینٹ کے جو ہے ایئر وے بلاک ہو گیا ہے، اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا، پریکٹیکل ہم بعد میں کریں گے پریکٹیکل اسٹیشن پہ. اس کے بعد ہے جی انفینٹ، اڈلٹ. اڈلٹ کس کو کہیں گے؟ 8 سال سے آن ورڈ جو ہوگا وہ اڈلٹ کہلائے گا. اس کے گلے میں کوئی چیز کیسے پھنس سکتی ہے؟ سانس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کون کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے سانس کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ ایک تو ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، سانس کا راستہ بند ہو گیا. دوسرا، گلے میں کوئی چیز چلی جائے، ہڈی چلی جائے، کوئی کانٹا اڑ جائے. اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آم جو ہیں، آم کے سیزن میں کچھ ایمرجنسیز بھی ہم نے ڈیل کی ہیں. چھوٹے والے آم ہوتے ہیں تو اس کی جو گٹھلی ہے وہ اڑ جاتی ہیں لوگوں کی، ایئر وے اس کا بلاک ہو جاتا ہے. ایئر وے جب بلاک ہو گیا تو اڈلٹ میں سائن اور سمٹم کیا ہوگی؟ سیم ہوں گی، ظاہر ہے. یا پارشل ہوگا یا کمپلیٹ ہوگا. پارشل میں کیا ہوگا کہ وہ کھانس سکتا ہے، کھانس کے بتا سکتا ہے کہ جو ہے اس کا ایئر وے بلاک ہو گیا ہے. کمپلیٹ میں کیا ہوگا؟ اس کو سانس ہی نہیں آئے گا، سانس ہی نہیں وہ لے پائے گا. اس کی آنکھیں جو ہے وہ پھیل جائیں گی، اس کا ایئر وے بلاک ہو چکا ہے، سانس لینے میں مشکل ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ بلڈ کی جو ہے صورتحال 2 قسم کے بلڈ ہوتے ہیں، آکسیجنیٹڈ اور آکسیجنیٹڈ.
डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है? जिस ब्लड वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारे कान की ये जो लोब है, हमारे नोज़ की लोब और हमारी जो फिंगर टिप्स हैं, ये ब्लू कलर की हो जाती हैं, नीले कलर की। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका कलर जो है वो ब्लूश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल नहीं होगी उसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा, नीला रंग होगा उसका। ठीक है, कौन सा रंग होगा? नीला। और जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी उसका कलर क्या होगा? रेड कलर का होगा। इसी तरह जब वो क्या होगा कि पेशेंट ने अपने गले को पकड़ा होगा, एयरवे ब्लॉक हो चुका है, उसके जो है कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा बॉडी का। पहले वो येलो होगा, उसके बाद रेड होना शुरू हो जाएगा। उसमें फिर करना क्या है आपने मरीज़ को? इस पे आपने जो भी काम करना है, आपने किसी मरीज़ को डील करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है? उसकी परमिशन लेनी है। परमिशन के बगैर कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, पहले उसके पास जाना है, उससे बड़े प्यार से पूछना है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैंने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है। उसको तसल्ली हो जाएगी कि आप लोग ट्रेंड हैं, आप उसकी हेल्प लेने आए हैं, तो क्या होगा कि वो आपको परमिशन दे देगा। आपने उसके पास जाना है, उसके पास आके बैग से आना है, उसके बैग से आके क्या करना है? उसको थोड़ा झुका देना है। झुकाना क्यों है? उसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है। जब उसको थोड़ा झुकाएंगे तो कशिश शकल जो है क्या करती है? कशिश शकल चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। आप देखते हैं कि आप हवा में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन पे आती है। इसी तरह उसको जब झुकाएंगे तो गले में कोई चीज़ होगी तो हो सकता है कि कशिश शकल की वजह से वो चीज़ निकल आए। उसको थोड़ा झुका के क्या करना है कि आपने फिट बनानी है, मुट्ठी बनानी है। कैसे? थंब अंदर। सब बनाएं, शाबाश। आप भी बनाओ ऐसे। गुड। थंब अंदर की तरफ करना है और ऐसे बनाना है। इसको क्या करना है कि आपकी स्टर्नम, जो हमारी पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, उसके दरमियान में हड्डी होती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टर्नम। उसके और नेवल, जो नाफ है, उसके दरमियान में आपने रखना है हाथ, और ये जो फिंगर जहाँ आती है उस पर आपने क्या करना है? इस तरह रख लेना है। उसके ऊपर आपने पावर हैंड रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसको कंप्रेशन देने हैं मरीज़ को। कब तक कंप्रेशन उसको देंगे? 5 टाइम तो बच्चों को देते हैं ना, इन्फेंट को 5 टाइम देते हैं। 5 टाइम बैक ब्लो दिया, फिर उसको सीधा किया, फिर उसका 5 टाइम जो है वो किया। अडल्ट में क्या करना है? उसको 3 सूरत हाल तक उसको एबॉव करता रहना है। एक, या तो वो चीज़ निकलना है, ठीक है, चीज़ निकल आएगी। दूसरा, कोई हेल्प उनके पास आ जाए, रेस्क्यू 1122 या करीबी कोई हॉस्पिटल या कोई डिस्पेंसरी। झंग में रेस्क्यू 1112 की जानिब से रज़ाकारों के लिए तरबियती वर्कशॉप जारी है।